तो हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। और आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें वहां से देख सकते हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज आखिरकार इसे खत्म कर डालते हैं। चलिए आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा सोचना है और कोशिश करनी है कि आप इनका आंसर दे सको। चलिए व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है, उनकी वजह क्या हो सकती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, a static object does not move without the application of force। अब देखिए पूछा जा रहा है कि एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अब यहाँ पर मैंने ये पेन रख दी, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक ये मूव नहीं करेगी, यानी कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अब मुझे बताइए कि फोर्स का मीनिंग क्या है। अब फोर्स के बारे में हम लोगों ने बचपन से स्टडी किया है कि फोर्स किसे कहते हैं। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड एज फोर्स, यानी कि या तो पुश करना ढकलना या फिर पुल करना खींचना, इसे ही क्या कहते हैं? फोर्स। लेकिन हम फोर्स में क्या करते हैं? ताकत लगाते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट को जोर लगाते हुए, ताकत लगाते हुए उसको ढकेलना या फिर उसको खींचना, इसी को ही फोर्स कहा जाता है। और तभी कोई भी एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी चीज मूव कर पाती है। ठीक है, चलिए अब बताइए, द फोर्स विच इज सफिशियंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल इज नॉट सफिशियंट टू लिफ्ट द टेबल। अब देखिए क्या बोला गया है कि जो आप फोर्स लगाते हो, यानी कि जो आप ताकत लगाते हो, जैसे कि कोई एक बुक रखी हुई थी, ठीक है, जैसे कि कोई एक, सपोज आपके क्लास की बुक है, क्लास 9th की, ठीक है, सपोज कि एक बुक टेबल पर रखी हुई थी, जितनी ताकत से, जितनी फोर्स से आप इस बुक को उठाते हैं, उतनी ही ताकत से आप बेंच को, उस टेबल को नहीं उठा पाते जिस टेबल पर एक बुक रखी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि इसका वेट तो कम होगा ना, वहीं पर टेबल का वेट बहुत ज्यादा होगा। तो टेबल को उठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन बुक को उठाने के लिए ऐसे ही उठा ले सकोगे आप, है ना। तो ये चीज आपको बोली जा रही है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके मास का डिफरेंस है, उनके मास में फर्क है। बुक का मास कम है, बोलेंगे तो बुक का वेट जो है ये कम है, इसको उठाने के लिए हमें कम ताकत लगानी पड़ती है, कम फोर्स लगाना पड़ता है। अगर उतनी ताकत हम एक टेबल को उठाने के लगाएंगे तो वो टेबल नहीं उठ पाएगा, क्योंकि टेबल हैवी होता है, उसका वेट ज्यादा होता है, उसको उठाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ये एक वजह होती है। चलिए देन, फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन। क्यों फ्रूट्स पेड़ से झड़कर नीचे गिरते हैं जब उनके ब्रांचेस को हिलाया जाता है? क्यों होता है ऐसा? पहली बात तो जब हम फोर्स लगाते हैं और उसके ब्रांचेस को हिलाते हैं तो वहां पर उस फ्रूट के अंदर थोड़ा फ्रूट का जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, उसकी वजह से उसकी डाली टूट जाती है। और वो नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है। ये एक चीज होती है। देन, एन इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर इट्स स्विच ऑफ। एक इलेक्ट्रिक फैन स्विच ऑफ करने के बाद भी कुछ वक्त घूमता है। ऐसे ही नहीं कि स्विच ऑफ कर दिया आपने, डायरेक्टली बटन को बंद कर दिया, वैसे ही स्विच ऑफ कर, जैसे ही स्विच ऑफ किया उसी तरह से फैन एकदम जैसे रुक नहीं जाएगा। वो घूमता है तो थोड़ा सा घूमते 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 वो आखिरकार रुकेगा, लेकिन बंद करने के कुछ वक्त बाद भी वो थोड़ी देर घूमता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो पहले फोर्स लगाया गया था वो फोर्स उसके उसके ऊपर अभी भी अप्लाइड है, और वो धीरे 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 वो उस फोर्स का असर खत्म होगा और वो आखिरकार रुक जाएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब बताइए कि इफ वी लुक फॉर रीजंस फॉर द अबो वी रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट्स हैव सम इनर्शिया। अब अगर हम ऊपर दी हुई चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट्स के पास एक पर्टिकुलर इनर्शिया होता है। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया होता है कंफर्ट जोन। जिस तरह से आप लोग कंफर्ट जोन में होते हो, पढ़ने के लिए हमें बहुत जान पर आता है। जब तक आपको मोटिवेट ना किया जाए, जब तक आपके ऊपर मोटिवेशन नाम का फोर्स ना डाला जाए, आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। उसी तरह हर एक ऑब्जेक्ट में एक कंफर्ट जोन होता है, इनर्शिया। भाई मुझे यहाँ पर बैठे रहना है तो मैं यहीं बैठूंगा, इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट का एटीट्यूड होता है, उसे ही इनर्शिया कहा जाता है।
अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो भाई मैं इतनी स्पीड से चल रहा हूँ, एक सपोज की 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो वो ऑब्जेक्ट चाहेगा कि मैं इसी में रहूंगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहूंगा मैं, तो वो उसका हो गया इनर्शिया। अगर मोशन में है तो वो उस एक कंटिन्यू मोशन उसी तरह का रहेगा, वो ना अपनी स्पीड बढ़ाएगा ना कम करेगा, वो होगा उसका इनर्शिया। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही नहीं चाहता भाई, जिस तरह से आप लोग जाना नहीं चाहते आपके कंफर्ट जोन से बाहर। आप चाहते हो कि हमें पढ़ने के लिए तो बहुत जान पर आता है, कौन पढ़ेगा, इतनी पढ़ाई कौन करेगा। जब तक आपको मोटिवेशन वाला आपके ऊपर फोर्स ना डाला जाए तब तक आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं। उसी तरह से ये बताया जा रहा है कि हर ऑब्जेक्ट में एक कंफर्ट जोन होता है, वो बोलेगा ना सुस्ती टाइप, है ना। अगर मैं इतनी स्पीड से चल रहा हूँ तो मैं इतनी स्पीड से चलूंगा, कोई सुस्त आदमी है बहुत स्लो 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 चल रहा है, जब तक उसके पीछे कोई फोर्स ना लगाए, जैसे कि उसके पीछे कोई डॉगीज ना छोड़ दिया, कुत्ते ना छोड़ दिया, तब तक वो भागेगा नहीं, सुस्त ही चलेगा। तो वो डॉगीज उस आदमी को भगाने का काम कर रहे हैं, यानी कि वो डॉगीज को क्या कर रहे हैं, उस आदमी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब वो उस तरह से भाग रहा है। तो उसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट में एक इनर्शिया होता है, वो अपने रेस्ट पोजीशन में, जिस पोजीशन में वो ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन में वो ऑब्जेक्ट जो है रहना पसंद करते हैं, उसे ही इनर्शिया कहा जाता है। और यहाँ पर ऊपर जो हमने ऑब्जेक्ट देखे, तो कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, जब तक उसको फोर्स ना लगाया जाए वो अपने ही इनर्शिया में रहेगा, वो कहीं जाना नहीं, वो कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग, जब तक आपको मोटिवेट ना किया जाए, जब तक आपको पुश ना किया जाए, आप करते ही नहीं। करो, थोड़ा सा स्टडी करो, और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आ जाओ, मैं समझा दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे देखते जाओ, मैं सारी चीजें आपको आसान तरीके से समझा दूंगा। लेकिन स्टडी करना जरूरी है। अभी भी आप इनर्शिया में हो, इनर्शिया से बाहर निकलो, खुद के ऊपर एक फोर्स लगाओ, खुद को इस तरह से मोटिवेट करो कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्लास में मैं टॉप करूंगा। इस तरह का अगर मोटिवेशन लाओगे तो आप आगे बढ़ोगे, अपनी इनर्शिया से आप बाहर निकल सकोगे, जिस तरह से हम चीजों के ऊपर फोर्स लगा के उनके इनर्शिया से उन्हें हटाते हैं और उन्हें मोशन में लाते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि हर एक ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है। शुरू शुरू में तो इनर्शिया होता है, बाद में उस पर फोर्स लगाने के बाद वो अपना इनर्शिया छोड़कर मोमेंटम में आ जाता है। देन वी हैव लर्न दैट इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा कि इनर्शिया जो है रिलेटेड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। अभी मैंने बताया कि ये बुक है, इस बुक को उठाने के लिए और एक टेबल को उठाने के लिए अलग फोर्स लगानी पड़ेगी। जिस ताकत से आप इस बुक को उठा रहे हो, उस ताकत से आप उस फोर्स से टेबल को नहीं उठा सकते, तो मास से रिलेट करता है इनर्शिया। ठीक है, चलिए, देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मेंशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स दिस very property and is therefore also called law of inertia. So हमारे न्यूटन सर का जो पहला लॉ है वो इसी प्रॉपर्टी को बताता है, इनर्शिया वाले। इसी वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉ ऑफ इनर्शिया is called as what, या फिर what न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज what, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझ लेते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बोला गया ना, चलिए। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझना है। न्यूटन के 3 लॉज हैं, ये अभी फर्स्ट लॉ स्टार्ट हो रहा है। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, किसे कहेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स? आप लोगों ने स्कूल में टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच, ये तो खेला ही होगा, है ना। जैसे कि हमारे स्कूल में होता है, बच्चे जो है 26 जनवरी के आसपास जो स्पोर्ट्स वीक होता है उसमें हम इस तरह की गेम्स लेते हैं, तो टग ऑफ वॉर गेम होता है। अब टग ऑफ वॉर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। अब देखिए यहाँ पर ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस तरफ 3 बॉयज है, राइट, वेट अ मिनट, इस तरफ 3 बॉयज है और इस तरफ 3 बॉयज है। अब क्या हो गया, दोनों ही तरफ अगर सेम फोर्स लगेगा, ये तीनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं, और इन इन स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ये तीनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, और ये तीन तीन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि इन तीनों को अपनी तरफ खींचने के लिए सेम फोर्स लगा रहे हैं। अगर दोनों की तरफ फोर्स सेम हो जाए तो वो तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा, है ना। अब क्या किया जाएगा, सपोज कि हमने इस तरफ एक और स्टूडेंट को खड़ा कर दिया और वो भी इनको खींच रहा है। अब यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 3 है, यानी कि एक तरफ जो है वो ज्यादा फोर्स लग रही है। अब यहाँ पर जो फोर्स बना हुआ है वो अनबैलेंस है, अनबैलेंस फोर्स इसी को कहते हैं। अगर दोनों ही तरफ सेम फोर्स लगी हुई है तो वो हो जाएगा बैलेंस फोर्स। अगर किसी एक तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है तो अब हो गया अनबैलेंस फोर्स। इस तरह से बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स सिंपली हम समझ सकते हैं।
अब देखिए और क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force act on it। क्या बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा या फिर तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अगर स्पीड उसकी एक 50 किलोमीटर बनी हुई पर आवर की स्पीड तो उसी स्पीड में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक। जैसे कि अब देखिए टग ऑफ वॉर में ये सेंटर पॉइंट होता है ना, यहाँ पर इस रोप पे ये सेंटर पॉइंट होता है टग ऑफ वॉर में, अगर दोनों ही तरफ इक्वल बैलेंस है ना, बैलेंस फोर्स दोनों तरफ लग रही है, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से हिल ही नहीं पाएगा, जहां का वहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने फोर्स बढ़ा दी, इस तरफ एक और स्टूडेंट हमने ऐड कर दिया, तो क्या होगा, अब ये रोप इस तरफ खींचेगी, इस तरफ सरकेगी ये रोप, है ना। तो क्या हो गया, अगर आप चाहते हो किसी एक ऑब्जेक्ट को उसके इनर्शिया से हटाना चाहते हो, उसके रेस्ट पोजीशन से हटाना चाहते हो, तो आपको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो ऑब्जेक्ट हटेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। When an object is at rest or uniform motion along a straight line, it does not remain means that no force is acting on it। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक जगह बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, स्पीड में है, एक स्पीड में जा रहा है, सेम स्पीड है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हम अभी रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा, फिर हम मूव क्यों नहीं हो रहे, हम मोशन में क्यों नहीं जा रहे, हम ऐसे स्टेबल कैसे बैठे हुए, क्या क्या वजह है कि हम इस तरह से बैठे हुए, अगर हम पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमें तो यहाँ से हट जाना चाहिए था, है ना। क्या होता है देखिए, एक्चुअली देयर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जो एक ऑब्जेक्ट किसी अगर रेस्ट पोजीशन में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, दे कैंसल वन अनदर सो दैट नेट फोर्स इज जीरो। सारे के सारे फोर्सेस जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं वो अपने आप को कैंसिल कर देते हैं, और इसी वजह से नेट फोर्स जीरो वहां पर दिखाई देता है आपको। एक ऑब्जेक्ट अगर एक कांस्टेंट स्पीड में यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव कर रहा है, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं, लेकिन वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट फोर्स जीरो आ जाता है। ठीक है, चलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स द फेनोमेनन ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इनर्शिया नाम का फेनोमेनन एक्सप्लेन किया जा रहा है। डेफिनेशन क्या है, अब ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, रट्टा मार लेना है इसका, ठीक है, रटिफाई कर लेना है आपको इस डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या है देखिए, द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। देखिए इनर्शिया का मतलब क्या है कि इनर्शिया वो चीज है किसी एक ऑब्जेक्ट की अक्षमता, अनएबिलिटी, खुद को मूव नहीं कर पाना, खुद की स्टेट को चेंज नहीं कर पाना, खुद से अपने आप को वो एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा पाता, इसी को उसका इनर्शिया कहा जाता है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आप इनर्शिया में हो, आप चाहते ही नहीं आप खुद से आगे बढ़ो, आप खुद से समझ नहीं पाते चीजों को, तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। आप चीजों को खुद से समझ नहीं पा रहे हो तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या हो गए, आपकी जो स्टेट है वो अभी क्या है, रेस्ट में है। और इनर्शिया कैसे कहा जाएगा, जो आपकी हालत है ना। ऐसे नहीं कि आप लोग समझदार नहीं हो, आप लोग होशियार नहीं हो, बहुत होशियार हो आप लोग, लेकिन क्या होता है कि चीजों को समझने के लिए आपको भी हेल्प चाहिए होती है, आप खुद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप इनर्शिया में, वहीं पर आपके ऊपर अनबैलेंस फोर्स हम डाल रहे हैं, यानी कि आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको चीजों को आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए, आपके ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स, और आप क्या है, इनर्शिया में, है ना। चलिए, it also explains the unbalanced force which causes a change in state of an object at rest or in uniform motion। और ये जो फर्स्ट लॉ है हमारे न्यूटन भाई का, न्यूटन सर ने जो फर्स्ट लॉ दिया था, ये और एक चीज बताता है कि कोई चीज जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा वो मूव नहीं होगी, अगर रेस्ट में है तो भी मूव नहीं होगी जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, और अगर मोशन में है तभी भी अपना वो यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। यही चीज एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, बताइए बताइए, चलिए बताइए फास्ट।
कमेंट कर दीजिएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? चलिए, ऑल इंस्टेंस ऑफ इनर्शिया आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सारी चीजों में इनर्शिया के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए अब पढ़ लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आ गया यहाँ पे न्यूटन बाबा के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने का, है ना। चलिए, द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड बोथ ऑन द मास ऑफ द फॉर्मर ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। देखिए क्या बोला जा रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है, द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग द अनदर ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया जा रहा है। अब ये डिपेंड ऑन, इफेक्ट जो होगा उसका वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड बोथ ऑन मास ऑफ फॉर्मर ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स वेलोसिटी। तो जो पहला ऑब्जेक्ट था जिस पर स्ट्राइक किया जा रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट का जो मास था और उसकी वेलोसिटी जो थी उस पर डिपेंड करेगा कि इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, चलिए, दिस मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट। अब क्या बोला जा रहा है कि इसका मतलब क्या है, इफेक्ट कैसे पता चलेगा कि पहले ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे, दोनों पर भी। जिस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया जा रहा है उसके मास और वेलोसिटी दोनों पर भी डिपेंड करता है। देन दिस प्रॉपर्टी वाज टर्म मोमेंटम बाय न्यूटन, और इसी चीज को मोमेंटम कहा गया है। एग्जांपल के तौर पे अगर बोला जाए कि सपोज आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड और आप दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कैच कैच खेल रहे हो। आपके पास दो बॉल है, एक प्लास्टिक वाला थोड़ा सा लाइट वेट बॉल है, हल्का हल्का बॉल है, एक आपके पास टेनिस बॉल है जो हेवी है। आपका फ्रेंड आपके तरफ उस बॉल को फेंक रहा है, दोनों बॉल को एक एक से फेंक रहा है, आपको पकड़ना है उस बॉल को। अब मुझे आप बताइए कि कौन से बॉल को कैच करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो लाइट वेट बॉल है उसको पकड़ने के लिए या फिर ये जो टेनिस बॉल है इसको पकड़ने के लिए। तो टेनिस बॉल को पकड़ने के लिए, क्यों, क्योंकि टेनिस बॉल का मास ज्यादा है, और ये तो मास का हो गया, मास अगर ज्यादा है आप कैच कर रहे हो तो उसके वेट की वजह से आपको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और दूसरी चीज वेलोसिटी भी बहुत डिपेंड करती है, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो चलो प्लास्टिक बॉल है आपकी तरफ फेंका गया, लाइट वेट है, आप उसको इजीली कैच कर लेंगे, उतना आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जब आप टेनिस बॉल को बहुत फोर्सफुली फेंकते हो या फिर आपका फ्रेंड आपकी तरफ टेनिस बॉल को बहुत फोर्सफुली फेंक रहा है, तो आपको बहुत ताकत के साथ उसे पकड़ना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास और वेलोसिटी क्या है, और इसी को मोमेंटम कहा जा रहा है न्यूटन के जरिए। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मोमेंटम मतलब कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी उसके पास होगा। इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन वेलोसिटी के जैसे ही सेम होगी। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एसआई सिस्टम में मोमेंटम की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और वहीं पर सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, if an unbalanced force applied on an object causing a change in the velocity of the object, अगर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई की गई किसी ऑब्जेक्ट पर जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या होगा, देन इट ऑल्सो कॉजेज द चेंज इन मोमेंटम। वेलोसिटी चेंज हो गई, मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर रहे हो तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, चलिए, the force necessary to cause a change in the momentum of an object depends upon the rate of change of object momentum। ठीक है, अगर जो फोर्स आप लगा रहे हो किसी एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करने के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि कितना मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है कि कितना मोमेंटम चेंज होगा। चलिए, अब यहाँ पे मोमेंटम का क्या मतलब है, देखिए मोमेंटम को हम यहाँ पर P से डिनोट कर सकते हैं। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है, डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मोमेंटम दोनों का ही प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में, P यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, लिख सकते हैं ऐसे। क्यों, क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कितना मास है और वेलोसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितना है। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, P that means momentum is equal to mass into velocity, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था
स्केलर एंड वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंटम क्या है, तो वेक्टर वेलोसिटी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स से प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स से प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी में चेंज ऑफ मोमेंटम भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर कुछ बातें और बताई जा रही है, लेकिन फॉर्मूला के जरिए। अब सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, क्या बोला जा रहा है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी क्या है, तो u है ना। ये सारे जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, ये हमने बताया है। इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट की जाती है, फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट की जाती है, सारी चीजों के बारे में बताया गया। एक्सेलरेशन किससे डिनोट किया जाता है, सारी चीजें हमने बताई है, हर चीज एक्सप्लेन करके बताई है। आप पिछले लेक्चर्स प्लीज देख लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पर आए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए, ठीक है। चलिए, देन इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यहाँ पर यू से डिनोट की जाएगी, फोर्स यहाँ पर कैपिटल एफ से डिनोट किया जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी फॉर टाइम टी, और टाइम को टी से डिनोट किया जा रहा है, और वेलोसिटी बिकम्स वी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे वी कहा जाएगा। अब देखिए द इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यम यू, है ना। जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल यानी कि शुरुआती मोमेंटम किसी एक ऑब्जेक्ट का, हमने क्या देखा, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, है ना, p इज इक्वल टू एम वी। वी क्या है, मतलब के वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी दो टाइप के, कौन से है, इनिशियल एंड फाइनल, है ना। दो टाइप के वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है और फाइनल को v से। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, तो p इज इक्वल टू एम यू आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम p इज इक्वल टू एम यू, और वहीं पर फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t, फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, टाइम t, फाइनल मोमेंटम के लिए एम वी ले लेंगे। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ है वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ है इसको कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या था माइनस फाइनल मोमेंटम क्या आया, वो चीजें। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था किसी एक ऑब्जेक्ट का, तो हमने यहाँ पर देखा एम यू, है ना। तो एम यू इनिशियल मोमेंटम था, देन फाइनल मोमेंटम क्या था, तो एम वी। तो फाइनल मोमेंटम से एम वी माइनस एम यू करेंगे अपॉन टी, देखिए यहाँ पे दिया गया है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी फाइनल मोमेंटम, देन एम यू इनिशियल मोमेंटम, इनको माइनस करना पड़ेगा अपॉन टाइम टी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एम वी और एम यू को एम हम, क्योंकि एम दोनों ही तरफ कॉमन है तो एम को हम सेपरेट निकाल लेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में वी माइनस यू दे देंगे, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये जो फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अगर हम इसको कॉमन निकाल दे इतने फॉर्मूला को, तो यहाँ पे हमें a मिलेगा, और ये m हमें जो पहले मिला था वो m तो रहेगा ही रहेगा, m इंटू ए, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला एम ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एफ, एफ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि एम ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल निकालना है और यहाँ पर फोर्स को फोर्स से एक फॉर्मूला क्रिएट करना है मोमेंटम का, तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर इक्वल इज इक्वल टू का सिंबल यूज कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो कांस्टेंट हम यहाँ ले लेंगे के और एम ए। अब यहाँ पर के जो है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड वैल्यू इज 1, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है और इसकी वैल्यू होगी 1। अगर 1 है वैल्यू, तो यहाँ पर अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एम ए को, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो उसके अगर हम उसे ना भी लिखे के को, तो चलेगा। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट मासेस विथ एन इनिशियली एट रेस्ट। देखिए आपको बोला जा रहा है कि सपोज दो ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग मास है, मास दोनों का ही अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों ही शुरू में क्या है कि रेस्ट में है। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ इज जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम क्योंकि रेस्ट में है तो जीरो होगा। सपोज अ फोर्स एफ एक्ट्स फॉर टाइम टी ऑन बोथ ऑब्जेक्ट, सपोज कि एक फोर्स एफ किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी में
दोनों पर भी ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग मासेस है, तो हम यहाँ पर डिनोट करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट छोटा सा है, अलग अलग मासेस है ना, दूसरा थोड़ा सा बड़ा सा है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अभी दोनों ही ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या, शुरू शुरू में तो ये रेस्ट में है, फिर इनके ऊपर क्या है कि एक फोर्स अप्लाई की जा रही है। फोर्स के लिए यहाँ पर हम कैपिटल एफ का यूज कर रहे हैं, ये फोर्स है, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, और दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, टाइम टी रहेगा। द लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फास्टर देन हेवियर ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेम फोर्स है, अगर इस पे आप अप्लाई करेंगे सेम फोर्स और इस पे अप्लाई करेंगे, तो सेम फोर्स से जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, जो छोटा छोटा सा ऑब्जेक्ट, जो हल्का ऑब्जेक्ट था, वो बहुत तेजी से मूव करना शुरू करेगा, वहीं पर ये जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है ये धीरे धीरे मूव करेगा। However, from the above formula, we know that the rate of change of momentum, that is f. अब ऊपर दिए गए फॉर्मूला से हमें पता चला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम f इज इक्वल टू एम था, तो f क्या होगा, इन बोथ ऑब्जेक्ट इज सेम, दोनों ऑब्जेक्ट में सेम होगा, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट में सेम होगा, याद रखिए। एंड टोटल चेंज इन देयर मोमेंटम विल बी सेम। जो टोटल चेंज आएगा उनके मोमेंटम में, अगर फोर्स सेम है तो मोमेंटम भी सेम होगा। F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, पता है ना, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम, तो सेम चेंज इन मोमेंटम आएगा। अभी यहाँ पर हमने फॉर्मूला में देखा था, देखिए F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, है ना, दोनों ही इक्वल है। तो यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इक्वल, भले ही ऑब्जेक्ट अलग अलग साइज के है, तो मोमेंटम भी उनका सेम चेंज होगा, that is ft. Thus if the same force is applied on different object, the change in momentum is the same. अगर different object पर same force apply किया जाए तो change in momentum same आएगा, फॉर्मूला से प्रूफ हुआ है। चलिए ऐसा सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है, यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन, ठीक है, न्यूटन में यूनिट ऑफ फोर्स, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसे कहा जाएगा, जो फोर्स एक किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन में लाने के लिए काफी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक, उस ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 1 kg होगा उसे 1 न्यूटन कहा जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, उसे एक्सेलरेशन में लाना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक, और जितनी फोर्स उसको लगेगी उस फोर्स को 1 न्यूटन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन को इनिशियल 1n यूज किया जाएगा, तो 1n इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इसी तरह से हम इसका फोर्स का जो है फॉर्मूला लिखते हैं, जो यूनिट है वो लिखते हैं न्यूटन, है ना। तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का है, तो उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड तक मूव करने के लिए कितनी फोर्स लगती है, उसी को न्यूटन कहा जाता है। और सीरीज सिस्टम में अगर बात की जाए तो यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन, डायन है यहाँ पे, डायन। अब यहाँ पर कोई चुड़ैल की बात नहीं की जा रही, यूनिट है भाई। अगर आप देखेंगे सीजीएस सिस्टम में तो फोर्स का यूनिट डायन है, वहीं पर अगर आप एसआई सिस्टम में देखोगे तो वहां पर फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो ठीक है, डायन कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो डायन यानी कि वो फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट का अगर मास 1 ग्राम है तो उसे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस इतने डिस्टेंस तक उसको अगर आपको एक्सेलरेट करना है तो आपको फोर्स जो लगेगी वो होगी 1 डायन, ठीक है। ये डायन का यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ पर आ गए भाई, ये लास्ट वाला जो लॉ है न्यूटन का, ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए पूछा जा रहा है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक अ होल एट इट्स रियर एंड। एक प्लास्टिक बोट, सॉरी प्लास्टिक बोर्ड बोला गया, मिस्टेक से बॉटल बोल दिया। कभी कभी जंबल होता है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें ऐसे ही मुंह में आती रहती है, बोल निकल जाती है, ठीक है, इग्नोर करें। चलिए एक प्लास्टिक बॉटल है, बोला प्लास्टिक बॉटल, फिर से वही बोल रहे हैं हम, सॉरी, ठीक है। एक प्लास्टिक बोट है, उस बोट के एक साइड में सपोज ऐसी एक प्लास्टिक बोट है आपके पास, आपको बोला गया कि यहाँ पर आपको एक होल करना है, ठीक है, इस जगह होल करना है और यहाँ पर एक बलून इन्फ्लेट करके आपको लगा देना है, इन्फ्लेट करके बलून वहां पर आपको लगा देना है, फिर रिलीज बोट इन वाटर, फिर बाद में इस बोट को जो है वाटर में आपको छोड़ देना है, ठीक है। What will happen to the boat as the air in the balloon escapes slowly? क्या होगा इस बोट के साथ जब इस बोट को पानी में छोड़ दिया जाएगा, क्या ये बोट बच पाएगी, क्या होगा। अब देखिए जब आपने इस बोट को वाटर में छोड़ दिया
धीरे धीरे इस बलून से एयर निकलना शुरू होगी तो क्या होगा, ये एयर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी पानी पर, वाटर को फोर्स करेगी, वाटर पर फोर्स लगाएगी। लेकिन उस वाटर पर जब ये बलून फोर्स लगा रहा है तब इस बोट के ऊपर भी फोर्स लग रहा है और बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यही चीज है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, न्यूटन ने बताया। न्यूटन बहुत ही ज्ञानी बाबा थे, पता है, बहुत ज्ञान की बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। न्यूटन ने तीसरे लॉ में बताया कि जैसा करोगे बच्चा वैसा ही भरोगे, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बस कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो। चलिए देखते हैं। इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन, नेचर में फोर्स अकेले तो ऐसे ही नहीं लग सकती, है ना, अकेले तो फोर्स नहीं लग सकती। लेकिन क्या होगा, फोर्स इज एन रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स क्या है, रेसिप्रोकल एक्शन है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एक्शन होता है वो है फोर्स, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो तो आपको उसका रिएक्शन भी मिलेगा, आपको भी उसका कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा, फोर्स आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर। देखिए जोड़ी में होता है फोर्स, जोड़ी में, और यहां पर कुछ लोगों की जोड़ी ही नहीं बन रही, फोर्स की है जोड़ी, पता है। चलिए, when one object applies a force on another object, the latter object also simultaneously applies a force on the former object। देखिए जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, वैसे ही साइमल्टेनियसली जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है उस पर भी असर होता है। दिस फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। अब ये जो फोर्स लग रही है दोनों ऑब्जेक्ट्स पर, ये हमेशा इक्वल होती है और अपोजिट होती है। दिस आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इस आइडिया को न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है। बहुत ही ज्ञानी बाबा थे न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा ने थ्योरी दे दी ग्रेविटेशन की। अब ऐसा नहीं है कि उससे पहले चीजें जमीन पर नहीं गिरती थी, ऐसे नहीं होता था कि चीजें उड़ती उड़ती जमीन आसमान में चली जाती थी, पहले भी तो नीचे ही गिरती थी। लेकिन न्यूटन बाबा ने ही इसको गौर किया कि भाई नीचे ही क्यों गिर रही है, उड़ क्यों नहीं रही है, ऊपर का ऊपर क्यों नहीं चली जा रही है, क्या वजह है इस चीज की। तो बच्चा लोग, मैं हमेशा कहता हूं, इस दुनिया में नाम वही कमाता है जो थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता है, जिसका दिमाग थोड़ा सा अलग चलता है। अगर ना न्यूटन बाबा चाहते तो ऊपर से, जैसे कि आपको पता है जो कहानी है, एप्पल ट्री से नीचे गिरा, नीचे गिरते हुए न्यूटन बाबा ने देख लिया एप्पल की गलती थी, तू नीचे ही क्यों गिरा। न्यूटन बाबा उसके पीछे लग गए, उसका कान पकड़कर ग्रेविटी की थ्योरी निकाल दी। अगर न्यूटन बाबा चाहते तो उसको उठाते और खा लेते, भाई वाह भगवान तेरा शुक्र है ना। लेकिन न्यूटन बाबा ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरी की पूरी थ्योरी बता दी और आपको लगा दी पढ़ने के लिए। पढ़ो, कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। चलिए, द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। जो पहली ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रही है उसे एक्शन फोर्स कहा जाएगा, व्हाइल द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट इज कॉल्ड एज रिएक्शन ऑब्जेक्ट। फिर बाद में जो पहला ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है उसे एक्शन फोर्स कहा जाएगा। वहीं पर जो दूसरे फोर्स के ऊपर, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है पहले ऑब्जेक्ट से, उसे रिएक्शन फोर्स कहा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं, देखिए आपने क्या किया। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने देखा यही देख लेते। चलिए, यहाँ पर बलून वाला एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। क्या कर रहा है बलून, बलून अपने अंदर से एयर को बाहर की तरफ फोर्स कर रहा है, तो वाटर पर एयर का फोर्स लग रहा है, तो वैसे ही बलून पर भी उसका फोर्स होगा, आउटर इन्वायरमेंट का, वाटर का, वो बलून को आगे ढकलेगा। तो पहला जो फोर्स है जो बलून एयर को बाहर निकाल कर लगा रहा है उसे एक्शन फोर्स कहा जाएगा। तो दूसरा फोर्स बलून पर लग रहा है उसे रिएक्शन फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यही तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखिए, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। क्या बताया गया, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट्स साइमल्टेनियसली, साथ में मिलकर होते हैं भाई,
अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट तो हराम है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। चलिए, हाँ, कुछ चीजें, एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म्स दैट एक्सप्रेस फोर्स। एक्शन रिएक्शन दो ऐसे टर्म्स है जो फोर्स के बारे में बताते हैं। दीज फोर्सेस एक्ट इन पेयर, ये फोर्सेस हमेशा जोड़ी में काम करते हैं। वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ, कोई एक फोर्स अपने आप से नहीं होगी, उसके ऊपर और फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर होता है। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो तो वो एक्शन फोर्स है, उस ऑब्जेक्ट की वजह से आप पर जो फोर्स लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ये दोनों ही एक सेम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं होते, एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों ही अलग है। एंड हेंस कैन नॉट कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट, और इसी वजह से ये एक दूसरे के असर को कैंसल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर असर डाल रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन के तीनों लॉ तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज मास m1। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए गए, सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 दे दिया गया, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u1, इनिशियल वेलोसिटी दी गई इसकी u1। एंड ऑब्जेक्ट बी हैज मास m2, बी ऑब्जेक्ट है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, बी ऑब्जेक्ट की जो है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दी गई u2 और मास इसका दिया गया m2। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड m1 ए इज m1 u1। अब देखिए क्या बोला गया, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया था मोमेंटम का, उसके हिसाब से जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो m1 u1 होगा, और वहीं पर बी वाले ऑब्जेक्ट का m2 u2 होगा। सपोज दीज टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, सपोज कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराए, तो क्या होगा, लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज F1। अब क्या बोला गया, जो फोर्स ए पर लग रही है ड्यू टू बी, बी की वजह से, उसे हम F1 कह लेंगे। ए पर लगने वाली फोर्स बी की वजह से, ए पर लगने वाली फोर्स बी की वजह से इसे F1 कह लेंगे। दिस फोर्स विल कॉज एक्सलरेशन इन ए, और इसकी वजह से ए में क्या होगा, एक्सलरेशन आएगा, एंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम v1, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1, कोलिजन के बाद, हाँ, इनिशियल नहीं है, शुरुआत में नहीं है, कोलिजन के बाद, इसलिए यहाँ पर v1 यूज किया गया, u1 नहीं है, m1 v1। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ए ऑल्सो exerts an equal force on B। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स। अगर ए फोर्स लगा रहा है तो बी पर भी तो फोर्स पड़ेगा ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग फोर्स पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स, है ना, देन क्या, एक्शन फोर्स, एंड देन रिएक्शन फोर्स, तो बी पर रिएक्शन फोर्स पड़ेगा ना। ठीक है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आप उसे उधर ढकल रहे हो तो वो इधर ढकलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए, दिस विल कॉज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, और इसकी वजह से बी के मोमेंटम में चेंज आएगा। इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज v2, और इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद v2 हो जाएगी, कौन से ऑब्जेक्ट की, बी वाले ऑब्जेक्ट की। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन इज, कोलिजन के बाद बी की मोमेंटम क्या होगा, m2 v2। इफ F2 इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट B, अगर F2 वो फोर्स है जो B पर एक्ट हो रहा है तो m2 v2 उसका मोमेंटम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि F2 जो कि फोर्स B पर अप्लाई हो रहा है, B वाले पर होने वाला फोर्स अप्लाई जो हो रहा है वो F2 है, तो F2 क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा F1 के, F1 के अपोजिट होगा, यानी कि माइनस में जाएगा ना, अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको F2 और इसको F1 कंसिडर किया जाए तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, है ना, F का फॉर्मूला क्या है, ma, F का फॉर्मूला क्या है, ma, सो ma है, यानी कि यहाँ पे हमने F2 की बात कर रहे हो तो m2 a2, और यहाँ पे माइनस जो सिंबल था ये माइनस का माइनस रहेगा, और F1 की बात कर रहे हैं तो ma, m1 m2, राइट। चलिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इनपुट कर लेते हैं, m2 जैसे कि वैसे लिख लिया है हमने यहाँ पे,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a2 के लिए v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t, टाइम सेम रहेगा, ठीक है, टाइम सेम रहेगा, इज इक्वल टू, अब ये माइनस सिंबल जो था यहाँ पर वो जैसे कि वैसे रहेगा, m1 इंटू, फिर से यहाँ पर जो फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t, राइट। देन अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये t और ये t कैंसल, फिर ऊपर जो बच रहा है जैसे कि वैसे लिख दीजिए, m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2 इज इक्वल टू, माइनस का सिंबल जैसे कि वैसे m1, देन ब्रैकेट में v1 माइनस u1। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, m2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और m1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। देन बाद में क्या हो रहा है ये m2 v2 जैसे कि वैसे यहाँ पे आ गया, हम क्या कर रहे हैं बाद में, यहाँ से ये जो फाइनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, ये जो फाइनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये यहाँ पे माइनस था, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो माइनस वाला फॉर्मूला है m2 u2, इधर माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपको इस तरह से ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड भाई, समझ में अगर आया हो ना लाइक कर देना और कमेंट में लिखना कि थैंक्स सर, समझ में आ गया, कुछ तो रिस्पॉन्स दिया करो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। जो मैग्नीट्यूड होगा टोटल फाइनल मोमेंटम का, अब इस फॉर्मूले के जरिए हम समझ सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा टोटल फाइनल मोमेंटम का, ये वाला क्या है, फाइनल मोमेंटम है ना, और ये वाला क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। टोटल टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों का क्या हो गया, इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों ही इक्वल आएंगे। इफ thus if no external force is acting on two objects then their total initial momentum is equal to their total final momentum। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो टोटल फाइनल मोमेंटम से इक्वल होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये स्टेटमेंट कितने भी ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है। When no external force acts on two interacting objects, their momentum remains constant। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उनका जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीजें हैं दी हुई यहाँ पे, इसको नहीं समझते तो आगे बढ़ते हैं। When two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision। देखिए, अब जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं, तब उनके टकराने की वजह से जो वहां पर फाइनल जो टोटल मोमेंटम क्रिएट होता है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, क्या बोला गया, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो उनका मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद जितना होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं यहाँ पे हम। द मास ऑफ कैनन इज 500 kg। मास कितना है कैनन का, 500 kg है। इट्स रिकॉइल विद अ स्पीड 0.25 मीटर पर सेकंड। रिकॉइल की स्पीड क्या है, स्पीड क्या है यानी कि मतलब इस पे स्पीड को हमने यहाँ पे v से डिनोट कर लेंगे, वेलोसिटी, हाँ ठीक है। क्या है 0.25 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए मास क्या है उस ऑब्जेक्ट का 500 kg, मास ले लेंगे यहाँ पे हम, और स्पीड क्या है तो 2.25 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड भी ले ली हमने, मोमेंटम पता करना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी इज इक्वल टू एम का, m कितना है 500 और v कितना है 0.25, कितना आएगा आपका आंसर 125 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसे आप सॉल्व करें, बहुत आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दे, इसे भी सॉल्व कर देंगे, वैसे कर ही लेते हैं। चलिए, टू बॉल्स हैव मासेस ऑफ 50 ग्राम, दो बॉल्स है, मास है 50 ग्राम, दोनों का मास सेम है, सॉरी मास 50 ग्राम है और 100 ग्राम है। टू बॉल्स है, एक का जो मास है 50 है और एक का 100 है। एंड दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, और सेम लाइन में ये मूव कर रहे हैं, एंड द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो एक की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड और एक की है 1.5 मीटर पर सेकंड। ओके, दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड। देखिए ये दोनों क्या है, कोलाइड होते हैं, आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद पहले वाले बॉल की जो वेलोसिटी हो जाती है वो 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है,
1.5 मीटर पर सेकंड होती है पहले बॉल की वेलोसिटी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, और कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। क्या क्या दिया गया है, मास ऑफ फर्स्ट बॉल और मास ऑफ सेकंड बॉल दिया गया है। फर्स्ट बॉल का 50 किलोमीटर, अगर हम इसे 50 ग्राम दिया गया है, अगर इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 आएगा। फर्स्ट बॉल का 100 ग्राम दिया गया था, अगर इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 किलोग्राम आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दी फर्स्ट बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड एंड 1.5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी दी गई है फर्स्ट बॉल की 2.5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉल की हमें कैलकुलेट करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। टोटल इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम यहाँ पे दिया गया है। ये वाला फार्मूला जो हमें अभी हमने जो समझा था फार्मूला, वो वाला दिया गया यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2, आपको यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करने हैं। देखिए, देन m1 v1 प्लस m2 v2, इस तरह से आपको इनके वैल्यू अपलोड करने हैं। v2 का पता नहीं है, बाकी सारे वैल्यूज यहाँ पे आपको डाल देने हैं। सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। 0.05 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.15 मिलेगा, प्लस अगर आप 0.1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.15 मिलेगा, और आप इधर अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे 0.05 का 2.5 से तो आपको 0.125 मिलेगा इंटू 0.1 v2। ठीक है, ये आंसर आएगा। फिर बाद में जब आप इन दोनों को प्लस कर लोगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। फिर ऐसे इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फाइनल आंसर आपको 1.75 मीटर पर सेकंड इस तरह से मिलेगा। कोई भी उतना हार्ड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर में दिए गए एक्सरसाइजेस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दीजिएगा एक्सरसाइज। मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस वगैरह एक्सप्लेन करते हुए उसके सारे के सारे आंसर्स जो होंगे एक एक वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कर कर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, आपके फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर कर दे ताकि वो भी चीजों को ठीक से समझ सके। और आज तो हमारा क्लास 10th का, सॉरी क्लास 9th का ये जो चैप्टर 1 था, लॉज ऑफ मोशन, आज हमने खत्म कर दिया है। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप आने वाली वीडियोस हमारे देखने चाहते हैं तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।